अपनी लैंग्वेज से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है। भाषा अपने आप में अकेली नहीं होती, भाषा होती है हमारी पहचान और हमारी आजादी। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट चांस। तो ये जो लैंग्वेज यहाँ पर जो छीन ली गई है ना, ये सिर्फ कोई ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ कोई एक्शन नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक मेंटल सप्रेशन है। ओल्ड फ्रेंड की तरह क्यों? क्योंकि जो कंफर्ट हमें हमारे पुराने दोस्तों के साथ मिलता है, वैसा कंफर्ट हमें कभी कहीं किसी के साथ नहीं मिल सकता। पार्टिसिपल्स का तो प भी नहीं आता है हमारे फ्रांस, लेकिन ये जो कबूतर हैं जो गुटर 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 कर रहे हैं, ये गुटर गुटर अब क्या जर्मन भाषा में करेंगे क्या? ये भी पॉसिबल है। पेट्रियोटिक भावना यहाँ पर नजर आती है हमें मॉन्जो हमेल की। नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एक एस्पेक्ट है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन की सही टाइम पे पढ़ना कितना जरूरी है। ये जो विवला फ्रांस लिखा है, इसको प्लीज याद रखिएगा, इसे एज इट इज ही लिखिएगा विद इन कोट्स। हेलो माय क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि दिसंबर के अंदर हम क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, सो हियर आई एम। आज से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12 के सिलेबस का, और आज हम देखेंगे क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का सबसे पहला चैप्टर, जो कि है द लास्ट लेसन। अब यहाँ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि हम किस तरीके से ये चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। आपको हर वीडियो में वो चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन मिलेगा, बट इट इज गोइंग टू बी अ क्विक रिवीजन। मतलब मैं जितने भी वैल्यू पॉइंट्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस चैप्टर से जुड़े हुए, वो सारी चीजें आपको बताऊंगी। बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं वाइल राइटिंग देयर आंसर्स इन द एग्जाम्स। क्योंकि मैं आपको बताती चलूंगी कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो ऐसी मिस्टेक्स करके भी आए हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर में, हर वीडियो में आपको वो चीजें भी जानने को मिलेगी। ठीक है, फिर इसी वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कुछ इस तरीके से बनाए हैं कि उस चैप्टर में से चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहां मैं आपको एक चीज शुरू में ही बता दूं कि मैं आपको किसी क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार करने के लिए नहीं आई हूं कि भाई ये ही उठकर आपके एग्जाम में आएगा। नहीं, इस तरीके के लिए मैं बिल्कुल नहीं आई हूं। इनफैक्ट मैं आई हूं आपको इस तरह से तैयार करने के लिए कि क्वेश्चन पेपर में चाहे कुछ भी आ जाए, आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। राइट? तो बेटा, इसी तरीके की हमारी तैयारी रहेगी कि आप चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस पर्टिकुलर चैप्टर से, पर्टिकुलर टॉपिक से, आप बिना किसी डाउट, कंफ्यूजन के उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। अब यहाँ पर भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो मैंने क्लास 12 के नाम से बनाया है। इस टेलीग्राम चैनल पे बेटा आपको सभी नोट्स और पीडीएफ्स इजीली मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अब वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इजीली मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलो बेटा, हम शुभारंभ करते हैं हमारे क्लास 12 के सिलेबस का, और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है वो लिखा किसने। तो बेटा, इसे लिखा है अल्फांसे डोडे ने। अब ये अल्फांसे डोडे जो है वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है, तभी ये पूरा चैप्टर जो है इसका एसेंस आपको समझ में आएगा। सो द बैकग्राउंड इज, ये चैप्टर बेसिकली फ्रैंको प्रशियन वॉर पे बेस्ड है। यानी फ्रांस और प्रशिया का वॉर हुआ था 1870-71 में, जिसमें प्रशिया फ्रांस को जीत लेता है। प्रशिया ने जब फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया, तो फ्रांस, सभी फ्रेंच लोग जो है वो प्रशिया के कंट्रोल में है। तो बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया है कि जब कोई भी कंट्री या कोई भी डिस्ट्रिक्ट, एरिया या इवन छोटा सा गांव भी किसी दूसरे देश के कंट्रोल में आ जाता है, तो ऐसे गांव, शहर या देश के लोगों का क्या होता है। ठीक है, वही सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में जिन दो डिस्ट्रिक्ट्स की बात हुई है, वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अल्सैस एंड लॉरेन। ये जो मैप है आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है, तो देखिए लॉरेन एंड अल्सैस ये यहाँ पर है, और ये दोनों जगह पर ही जो है प्रशिया का कंट्रोल है। अब यहाँ एक चीज का ध्यान आपको ये रखना है, स्टूडेंट्स कई बार अपनी आंसर शीट्स के अंदर पर्शिया लिख देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये पर्शिया नहीं है, प्रशिया है बेटा, इसे ध्यान रखिएगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये गलती बहुत करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है? इस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है और जो नरेटर है, जिसका नाम है फ्रांस, FRANZ, वो सुबह सुबह स्कूल जा रहा होता है और बहुत लेट हो चुका होता है, और वो स्कूल जाना भी नहीं चाहता है। कारण, क्योंकि आज उसके जो फ्रेंच लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मॉन्जोर हैमिल, एम का मतलब है मॉन्जोर,
फ्रेंच में मिस्टर को मॉन्जॉ कहा जाता है, ठीक है। तो मॉन्जॉ फ्रेंच में, इंग्लिश में मिस्टर। तो मॉन्जॉ हेमिल जो है वो आज पार्टिसिपल्स पे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, और फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता जाता, एक शब्द भी नहीं जानता है वो। और मॉन्जॉ हेमिल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, तो इसे पता है कि अगर उनके पूछे हुए क्वेश्चंस को मैं आंसर नहीं अगर कर पाया तो भाई मुझे बहुत तगड़ी कस के डांट भी पड़ेगी। तो इसीलिए वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट वो क्या करना चाहता है, स्कूल जाने की बजाय वो कहीं बाहर घूमने जाना चाहता है, चाहे जंगलों में घूमने जाना चाहता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा सनी है, ब्राइट है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। एंड द बर्ड्स वर चर्पिंग, बहुत ही खूबसूरत चिड़ियों की चहचहाहट आ रही है, और वो बिल्कुल भी ये सारा सुंदर माहौल और ये जो नेचर की खूबसूरती है इसे छोड़कर और स्कूल के उस बोरिंग और स्ट्रिक्ट माहौल में नहीं जाना चाहता है। इसके अलावा इस पहले पैराग्राफ में ही आ रहा है प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यानी दे वर मार्चिंग, देयर एक्सरसाइजिंग। इसका मतलब ये है कि शुरू में ही आपको इस चैप्टर के अंदर बता दिया गया है कि प्रशियन सोल्जर्स वहां पर ऑलरेडी है। इट मींस प्रशिया हैज ऑलरेडी इन्वेडेड फ्रांस। इन्वेडेड मतलब कब्जा कर लिया है फ्रांस के ऊपर, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ दीज प्रशियन सोल्जर मींस दैट प्रशिया हैज इन्वेडेड फ्रांस। और इस चैप्टर में कौन सी दो जगह की बात हुई है, अल्सैस एंड लॉरेंट। ये दोनों जगह के नाम आपको पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स लिख देते हैं दैट द टू एरियाज, टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, नहीं, आपको सिर्फ टू डिस्ट्रिक्ट्स या टू एरियाज या टू टेरिटरीज नहीं लिखना है, आपको नाम याद होने चाहिए। हर बार कोशिश करें कि ये नाम आप बोलते रहे ताकि आपके जुबान पर ये नाम चढ़ जाए, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, जब वो आगे बढ़ता है तो रास्ते में देखो क्या क्या चीजें होती चली जाती हैं। जब टाउन हॉल में, मतलब एक बिल्डिंग है, उसके बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है, और वो बुलेटिन बोर्ड के इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ जमा होती है, बहुत सारा क्राउड होता है। अब ये जो बुलेटिन बोर्ड है वहां पर हर बार कोई नई न्यूज होती है, और ये नई न्यूज क्या होती है, कमांडिंग ऑफिसर यानी जो सीईओज होते हैं, सीईओ ऑफिसर्स जो होते हैं, उनकी तरफ से कोई न्यूज जारी होती है कि भाई वॉर के दौरान क्या क्या हो गया। अब देखिए, वॉर से जब कोई न्यूज आती है तो कोई अच्छी न्यूज तो होती नहीं है, किसी की डेथ की न्यूज आएगी, कौन कौन से एरियाज जो है फ्रांस और हार गया है, या कोई नया रूल रेगुलेशन अगर कोई जारी हुआ है, इस तरीके की जो खबरें हैं वो इस बुलेटिन बोर्ड पर लगा दी जाती थी। तो यहां फ्रांस को लगा कि ऐसी ही कोई एक और न्यूज बुलेटिन बोर्ड पर लगी होगी, और इसीलिए इतनी सारी भीड़ जमा है। नाउ जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, फ्रांस क्या है, नरेटर है। जिस मौके पर फ्रांस को जितना पता है, आप लोगों को यानी रीडर्स को, स्टूडेंट्स को भी उतना ही पता है। इस मौके पर क्या फ्रांस को पता है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज छपी हुई है? अगर फ्रांस को नहीं पता तो आपको भी नहीं पता, ठीक है। पूरा चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे ना, तब तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई बुलेटिन बोर्ड पर क्या खबर छपी हुई है अभी। लेकिन तब भी चाहे छपी हुई हो, चाहे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया हो, आपको पता है, बट जिस मौके पर फ्रांस को जितना पता है आपको भी उतना ही पता रहेगा। इस मोमेंट में फ्रांस को नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि क्या खबर जो है बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई है। बेटा बुलेटिन बोर्ड होता क्या है, कई स्टूडेंट्स इसको क्या लिख देते हैं, नोटिस बोर्ड। इसको बुलेटिन बोर्ड ही लिखिए, क्योंकि बुलेटिन का मतलब होता है समाचार या न्यूज, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड। अब यहाँ पर फ्रांस ये कह के कि अब क्या ही कोई अलग खबर होगी, वैसी कोई खबर होगी, कुछ सीईओ ने, कुछ कमांडिंग ऑफिसर ने कुछ नया कुछ निकाला होगा, कोई खबर होगी। 2 साल से यही चल रहा है। इसमें ये जो 2 साल मेंशन किए हैं कि लास्ट 2 इयर्स और आर बैड न्यूज। बैड न्यूज क्यों, क्योंकि भाई हार चुके हैं ना, फ्रांस हार चुका है, तो 2 सालों से। इट मींस प्रशिया जो कंट्रोल कर चुका है फ्रांस पर, कितने सालों से कंट्रोल कर चुका है, 2 साल हो गए हैं फ्रांस पर कंट्रोल किए हुए, ठीक है। अब और आगे जब बढ़ता है तो देयर इज दिस ब्लैकस्मिथ, वो उसको क्या बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बाप, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बाप का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो हम बोलते हैं अरे बच्चे, अरे लड़के। पंजाबी में अगर बात करते हैं तो लड़के को क्या बोलते हैं, अरे मुंडे, ठीक है। तो हर भाषा में ये जो होता है ना, छोकरा, मुंडा, वैसे ही इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स से इस तरीके से संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। तो बॉय बोल सकते हैं, लेकिन रेगुलर भाषा में लैड भी बोलते हैं, बब भी बोलते हैं। तो बब एक ऐसा ही वर्ड है, ठीक है। अभी जो ब्लैकस्मिथ वशर है वो क्या बोलता है कि अरे आराम से जा, इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है फ्रांस, बहुत टाइम है तेरे पास स्कूल पहुंचने के लिए ना। यहाँ पर जो ब्लैकस्मिथ जो बात बोलता है ना, वो सुन के फ्रांस को क्या लगता है कि एज इफ ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी। यहाँ पर क्या लगता है फ्रांस को कि ये जो ब्लैकस्मिथ मेरा मजाक उड़ाता है। क्यों क्यों लगता है ऐसा? ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जब आप लोग पूरे दिन कई बार पढ़ाई नहीं करते, फिर रात को सोचते हैं यार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार, और बुक खोलने लगते हैं, तभी मम्मी आती है और क्या कहती है, नहीं नहीं बेटा गलत बात, पढ़ाई थोड़ी करते हैं, 2-3 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं करनी है, उसके बाद पढ़ लेना, पढ़ना तो गलत बात है।
अब यहाँ पर मम्मी क्या जेन्युइनली बोल रही है कि ये पढ़ना गलत बात है? नहीं, जेन्युइनली नहीं बोल रही। इनफैक्ट मम्मी आपको घनघोर ताना मार रही है। तो यहाँ फ्रांस को भी यही लगता है कि ये जो ब्लैकस्मिथ वॉशर है ना, इसे घनघोर ताना मार रहा है। और क्यों लगता है ऐसा? एक तो मैं लेट हो रहा हूँ और ऊपर से मेरे को क्या ताना मार रहा है, अरे नहीं आराम से जा, आराम से, अभी तो तेरे पास बहुत टाइम है। अब जब ये स्कूल आता है तो स्कूल के अंदर जो माहौल होता है ना, वो बहुत ही अजीबोगरीब होता है। स्कूल में सुबह सुबह का जो माहौल होता है वो बहुत ही चहल पहल का माहौल होता है। हर तरह से आवाजें आ रही होती हैं। वॉज अ ग्रेट बसल, यानी डेस्क ओपन हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं, जो लेक्चर्स हो रहे हैं क्लास में, तो जितने भी बच्चे हैं यूनाइसन के अंदर बोल रहे हैं। यूनाइसन मतलब सब लोग इकट्ठे बोल रहे होते हैं, तो वो आवाजें आ रही होती हैं। जो टीचर्स क्लासरूम्स में होते हैं वो भी बहुत ध्यान दे रहे होते हैं। उनकी जो रूलर है, यहाँ पर मॉन्सियर हैमिल के बारे में बताया गया है कि वो अपनी रूलर लेकर घूमते रहते हैं और जो बेंचेस होती है उन पर रूलर ऐसे टैप करते हुए चलते हैं, तो वो आवाजें होती हैं। यानी सुबह सुबह का जो माहौल है स्कूल का, वो यहाँ पर फ्रांस जो है मतलब याद कर रहा है कि यूजुअली तो ऐसा माहौल होता था, आवाजें आती थी, तो आज इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि आज बिल्कुल भी कोई भी आवाज नहीं हो रही है। तो आज के दिन का स्कूल जो है बाकी दिनों से बहुत ही अलग लग रहा है। और बिल्कुल कैसा लग रहा है? बिल्कुल इतना शांत है जैसे कि आज संडे की सुबह हो। एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। यहाँ पर अगर आप अपने आंसर्स में भी लिखेंगे ना, तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या लगता है, द स्कूल वॉज लुकिंग लाइक अ संडे मॉर्निंग। नो, लुकिंग लाइक अ संडे मॉर्निंग का कोई मतलब नहीं होता। आपको यही लिखना चाहिए, द स्कूल वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। भाई संडे मॉर्निंग की कौन सी बात है जो लग रही थी? संडे मॉर्निंग में तो सब चिल भी कर रहे होते हैं, घूम रहे फिर रहे भी होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत ज्यादा खेल रहे होते हैं। तो क्या स्कूल में भी बच्चे बहुत ज्यादा खेल रहे हैं? संडे की वो कौन सी क्वालिटी है जो यहाँ पर अप्लाई हुई है, वो आपको अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज वो आंसर अप्रोप्रिएट आंसर नहीं माना जाता है बेटा, और इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। भले आधा नंबर डिडक्ट हो, लेकिन होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। द स्कूल वॉज एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, क्योंकि बहुत सन्नाटा था, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है। तो उसको थोड़ा अजीबोगरीब लगा। अब देखो, सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या चीजें हो चुकी हैं इसके साथ। सबसे पहले इसने रशियन सोल्जर्स को मार्चिंग करते हुए देखा। आगे बढ़ा तो उसको बुलेटिन बोर्ड के इर्द गिर्द जो है बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दी। क्या फ्रांस को पता है भीड़ क्यों थी? इसको नहीं पता। आगे बढ़ता है तो ब्लैकस्मिथ जो है वो भी उसको कहता है, अरे बहुत टाइम है, आराम से जा। और यहाँ जब स्कूल में आता है तो स्कूल में एकदम सन्नाटा, तो उसको बहुत अजीब लग रहा होता है। और इसके अंदर डर भी होता है फ्रांस में कि आज तो मॉन्सियर हमेल जो है वो कसके डांटने वाले हैं। लेकिन क्या मॉन्सियर हमेल इसे इतना जबरदस्त डांटते हैं जैसा कि ये सोच रहा है? वेल, देखते हैं। बट नथिंग हैपेंड। मॉन्सियर हमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। यानी ये इसके साथ पांचवी चीज यहाँ पर हो रही है, और ये पांचवी चीज काफी अनयूजुअल थी। स्कूल का जो माहौल था वो भी बहुत अनयूजुअल था कि बहुत सन्नाटा है आज, और ये चीज भी बहुत ही अनयूजुअल थी कि यूजुअली तो मॉन्सियर हमेल जो है वो बहुत डांटते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। ये क्वालिटीज है, ध्यान रखना कि डिसिप्लिन है। लेकिन आज डांटना तो बहुत दूर की बात है, इतना प्यार से उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ बेटा आ जाओ। क्या चक्कर है भाई, सब ठीक तो है ना? अब फ्रांस क्लास में एंटर होता है, बेंच पे अपनी जगह पे जाके बैठता है, और फिर जब उसको थोड़ा सांस आता है ना, तब वो क्या नोटिस करता है कि आज हमारे मॉन्सियर हमेल बहुत ही नाइसली ड्रेस्ड अप है, बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर आए। यहाँ देखिए पूरा ड्रेसअप इन्होंने बताया हुआ है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट। मतलब ये कौन सा आउटफिट पहनकर आए हैं? ऐसा आउटफिट पहनकर आए हैं जो यूजुअली एनुअल फंक्शंस में या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज जो होते हैं, यानी कोई खास मौके होता है ना, उस दिन जो आउटफिट पहना करते हैं ना मॉन्सियर हमेल, वो आज के दिन पहनकर आए हैं। तो भाई आज के दिन ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या स्पेशल है कि मॉन्सियर हमेल इतना बढ़िया तरीके से रेडी होकर आए हैं? ये पहली चीज क्लास में एंटर करने के बाद नोटिस करता है, ये क्या कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी मॉन्सियर हमेल ड्रेसअप होकर आए हैं। दूसरी चीज, ये कौन सी? पहली चीज, ठीक है। दूसरी कौन सी चीज वो नोटिस करता है कि आज क्लास में जो बैक बेंचेस हैं उनपे बहुत सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और कौन कौन बैठा हुआ है? जैसे फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मेयर, हाउसर, ये बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, और वो लोग अपने साथ प्राइमर भी लेकर आए हैं। अब ये प्राइमर क्या होता है बेटा? प्राइमर होता है जो किंडरगार्टन में या जूनियर क्लासेस में यूज होने वाली जो ग्रामर की बुक्स है ना, सिर्फ ग्रामर की बुक नहीं, वो किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो सकती है, लेकिन इस केस के अंदर वो ग्रामर की बुक है जो एकदम जूनियर क्लासेस में यूज होती है, एकदम बेसिक बुक, प्राइमरी क्लास की बुक्स। वो वाली बुक यहाँ पर कुछ लोग लेकर आए हैं, और ऐसी कि जिनके कॉर्नर्स भी एकदम फटे हुए हैं। तो ये थोड़ी सी बहुत ही अजीबोगरीब बात लगती है हमारे फ्रांस को कि भाई ये लोग जो हैं वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, और सब लोग, पूरा क्लास इतना भरा हुआ है, और गांव वालों का क्लासरूम में क्या काम है? फिर आगे मॉन्सियर हमेल अब बात करते हैं, और मॉन्सियर हमेल क्या कहते हैं?
My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. क्या न्यूज यहाँ पे ब्रेक करते हैं मॉन्शो हमेल, कहते हैं कि ये वाली जो क्लास है ना, ये लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है आप लोगों के लिए, एंड इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स आए हैं. कहां से ऑर्डर्स आए हैं? बर्लिन से. नेम्स याद रखिएगा, ठीक है? बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि अब से अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स के अंदर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाई जाएगी. ये ऑर्डर्स आए हैं. और जर्मन पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो कल आ जाएंगे. तो आज हमारा ये जो लेक्चर है लास्ट फ्रेंच लेक्चर होने वाला है. सो यू आर सपोज टू बी वेरी अटेंटिव. दिस इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दिस वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट? क्या खास बात है इस अटेंटिव वर्ड में? लास्ट लेक्चर है तो कैसे भी हल्की सी पार्टी करके कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, एक फेयरवेल पार्टी कर देनी चाहिए. ये खाना पूर्ति सी कर देते हैं कि हाँ भाई लास्ट लेसन है, खत्म करो. बट नहीं, ये लास्ट लेक्चर में भी हमारे मौजो हमेल जो हैं वो ज्यादा खास तरीके से इस लेक्चर को लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये एक एहसास है कि मुझे कभी भी इन लोगों को फ्रेंच दोबारा पढ़ाने को नहीं मिलेगी. एंड दिस इज नॉट जस्ट अ लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट चांस फॉर मी टू टीच, फॉर देम टू लर्न. तो ये लास्ट चांस है, इसीलिए मुझे ये चांस हाथ से नहीं जाने देना है और मैं जितना अच्छे से हो सके मैं पढ़ाऊंगा. सो दैट्स व्हाई ही आस्क्ड एवरीवन टू बी वेरी अटेंटिव. इट्स नॉट जस्ट अटेंटिव, वेरी अटेंटिव. जब हम इन वर्ड्स और फ्रेजेस को ध्यान से समझते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझते हैं बेटा, तभी हमें चैप्टर का एसेंस समझ में आता है. और उसके बाद फिर उस चैप्टर में से कहीं से कुछ भी पूछ लो, you know the answer, you know how to answer it, you know what to write. ठीक है? जैसे ही हमारा फ्रांस ये बात सुनता है, मानो उसके ऊपर कोई बिजली कड़कती है. What a thunderclap these words were to me. मतलब एकदम बिजली की तरह ये शब्द जो हैं हमारे फ्रांस के ऊपर गिरे. क्यों बिजली की तरह? क्यों? अगर सुबह वाली बात याद करें तो ये तो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था भाई, ये तो बाहर घूमना चाहता था, नेचर के करीब रहना चाहता था. तो ये बात जो मिस्टर मॉन्शो हमेल ने कही, ये बात ऐसे बिजली की तरह, ऐसे शॉक की तरह क्यों लगी हमारे फ्रांस को? क्योंकि फ्रांस को ये एहसास हुआ, इट वाज अ सडन रियलाइजेशन कि जो भाषा से मैं दूर भाग रहा था वो भाषा अब मुझसे दूर भाग गई है और इस तरीके से मेरे से दूर चली गई है कि मैं चाहूं तो भी उसे वापस पकड़ नहीं सकता. यही होता है जब आपकी लिबर्टी, आपकी फ्रीडम आपसे छीन ली जाती है, आपके ऊपर किसी और का राज होता है, किसी और का रूल होता है, क्योंकि फिर आप चाहे चाहो या ना चाहो आपको वो रूल्स मानने पड़ते हैं और उसे ही कहते हैं कंट्रोल करना. तो ये जो लैंग्वेज यहाँ पर जो छीन ली गई है ना, फ्रेंच लैंग्वेज जो छीन ली गई है इन लोगों से, ये सिर्फ कोई ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ कोई एक्शन नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक मेंटल सप्रेशन है, एक तरीके से तौर पे लोगों को कंट्रोल करने का तरीका है. क्यों? क्योंकि हम हमारी बात जितना अपनी खुद की भाषा में बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, किसी दूसरी भाषा में हम उतने इमोशन के साथ या उतनी स्ट्रेंथ के साथ, उस इम्पैक्ट के साथ नहीं कह पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश में ही कहूं कि आई नीड सम जिंजर टी, ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया. लेकिन वही मैं कहूं अरे यार अदरक की चाय हो जाए जरा, ये जो बात है वो एकदम दिल से दिल तक कनेक्ट करती है. तो इसीलिए आपकी अपनी लैंग्वेज जो होती है ना वो बहुत जरूरी होती है. अगर उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना तो बेटा कहीं ना कहीं सिर्फ लैंग्वेज से नहीं, आप अपने कल्चर से, अपनी आइडेंटिटी से भी दूर होते चले जाते हैं. अब ये बातों का एहसास ऑल ऑफ अ सडन हमारे फ्रांस को होता है कि वो लैंग्वेज मुझसे दूर हो गई जिस लैंग्वेज से मैं खुद दूर भाग रहा था. और इसीलिए अचानक से फ्रांस को क्या क्या फील होने लग जाता है. ये बुक्स, ये जो फ्रेंच बुक्स हैं, जो पहले उसको इतनी हैवी लग रही थी, इतनी बर्डनसम लग रही थी कि यार कितनी भारी है, क्या है, अचानक से वो किताबें उसके ओल्ड फ्रेंड की तरह हो गई. ओल्ड फ्रेंड की तरह क्यों? क्योंकि जो कंफर्ट हमें हमारे पुराने दोस्तों के साथ मिलता है वैसा कंफर्ट हमें कभी कहीं किसी के साथ नहीं मिल सकता. क्योंकि ओल्ड फ्रेंड्स जो होते हैं, हमारे पुराने दोस्त जो होते हैं, उनके साथ हम जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं, ये सोचे बिना कि वो हमें क्रिटिसाइज करेंगे, या हमारे को लेकर जजमेंटल होंगे. इनफैक्ट हमको ये लगता है कि अगर वो हमारा मजाक भी उड़ाएंगे ना तो भी हमें क्या है कि हाँ ठीक है चलता है, वी डोंट माइंड. तो जो काइंड ऑफ कंफर्ट वी फील विद आवर ओल्ड फ्रेंड्स, दैट काइंड ऑफ कंफर्ट ही स्टार्टेड लुकिंग इन दीज बुक्स. कौन सी बुक्स? जो कि फ्रेंच है, ठीक है.
अचानक से उसे क्या एहसास होता है, माय ग्रामर। तो ये ग्रामर एक्चुअली सिर्फ ग्रामर नहीं है, ग्रामर मतलब मेरी पूरी की पूरी भाषा, माई हिस्ट्री ऑफ सेंस। जितने भी मेरे लोग हैं उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो इतिहास है, वो एक झटके में मुझसे छीन लिया गया है। क्योंकि जर्मन भाषा में फ्रेंच हिस्ट्री तो लिखने से रही, तो मेरे से तो सब कुछ, मेरा जो मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी, सब कुछ एक झटके में मुझसे छीन ली जा रही है। तो यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है दैट लैंग्वेज इज नॉट जस्ट लैंग्वेज, इट इज आइडेंटिटी, इट इज कल्चर। अब यहाँ एक चीज देखिए, फ्रांस को जितना भी कंफ्यूजन हो रहा था सुबह से लेकर अभी तक कि भाई बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज थी, क्या मॉन्जो हमेल के बताते ही क्या इसको पता चल गया कि अच्छा बुलेटिन बोर्ड पर यही न्यूज थी कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। अच्छा वो ब्लैक स्मिथ वॉशर, वो मुझे ताना नहीं मार रहा था, वो सही बोल रहा था कि भाई आराम से जा, तुझे पास खूब टाइम है। क्यों? क्योंकि अब तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई तो जाएगी नहीं, तो जब तेरा मन कर रहा है तब स्कूल चले जाना, किस बात के लिए लेट हो रहा है, आज तो वैसे ही लास्ट क्लास है, तो चिंता की बात नहीं। तो मुझे ताना नहीं मार रहा था। अच्छा, इसलिए जो स्कूल है ना वो इतना शांत था सुबह। क्यों? क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं अपसेट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि यार कोई तैयार ही नहीं था इस तरीके की किसी न्यूज के लिए। अच्छा, तो इसलिए मॉन्जो हमेल ने आज बिल्कुल भी डांटा नहीं, एंड ही वाज दैट पोलाइट। ओह, इसलिए ये सारे के सारे जो विलेजर्स हैं वो यहाँ पर क्लासरूम में बैक बेंचेस पर बैठे हुए हैं। दिस इज द रीजन, क्यों है ये विलेजर्स क्लासरूम के अंदर? टू पे रिस्पेक्ट टू दिस टीचर जो 40 इयर्स से यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से तो यहाँ पर इस एक डायलॉग के अंदर सुबह से लेकर अभी तक जितने भी डाउट्स थे ना हमारे फ्रेंड्स के मन में, एक बार में सारे के सारे क्लियर हो गए यहाँ पर कि अच्छा ये बात है, इसीलिए आज का दिन बाकी दिनों से इतना अलग है। ठीक है, poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। यहाँ पर ये जो ड्रेसअप होकर आया ना मॉन्जो हमेल, उससे हमें क्या समझ में आता है बेटा कि ये सिर्फ तैयार होकर इसलिए नहीं आए कि बहुत अच्छे दिखें कि भाई आज मेरा फेयरवेल डे है, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए इतना तैयार होकर आए हैं कि ये अपना रिस्पेक्ट जो है इस भाषा को, इस लैंग्वेज को देना चाहते हैं, वो लैंग्वेज जो आज के बाद ये दोबारा कभी भी पढ़ा नहीं पाएंगे, ऑफिशियली तो नहीं ही पढ़ा पाएंगे। तो ये एक तरीका है इस लैंग्वेज को, इस क्लास को, इन लोगों को एक तरीके से और मेरे कंट्री को रिस्पेक्ट देने का। ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम्स में आया बेटा, इसीलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से मॉन्जो हमेल ने लैंग्वेज को या फ्रांस को ट्रिब्यूट दिया या रिस्पेक्टफुल रहे उसकी तरफ, वन ऑफ द पॉइंट्स विल बी दिस, दैट ही वॉर हिज फाइन संडे ड्रेस। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रांस है ये सभी ये चीजें सोच रहा होता है, तभी उसे अपना नाम सुनाई देता है। नाम कौन लेता है? मॉन्जो हमेल नाम लेते हैं और उससे फ्रांस से कोई क्वेश्चन पूछते हैं पार्टिसिपल्स का। अब पार्टिसिपल्स का तो प भी नहीं आता है हमारे फ्रांस को, कुछ आता जाता ही नहीं है, तो यहाँ कंफ्यूज हो गया, लड़खड़ाने लग गया, अब क्या करे? तो यहाँ डांटते नहीं है मॉन्जो हमेल, हमेशा इतना स्ट्रिक्ट, एक डिसिप्लिन्ड टीचर जिसे कहा जाता है, आज ये डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट टीचर इतना पोलाइट है, इतना हम्बल है और इतना प्यार से बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक चीज समझ रहा है दैट दिस इज द लास्ट चांस, ये आखिरी मौका है जब मैं इन लोगों को कुछ सिखा सकता हूं, तो डांटने में या किसी और तरीके की बात में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जब फ्रांस से कोई आंसर नहीं मिलता है ना, तो मॉन्जो हमेल नाराज नहीं होते, बल्कि क्या कहते हैं कि चिंता मत करो, यू आर नॉट दी ओनली वन। ये जो तुम्हारा ये जो हाल है ना कि तुम्हें अपनी ही लैंग्वेज की ग्रामर नहीं आती है, ये हाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इनफैक्ट पूरे के पूरे अल्सैस का यही हाल है। यानी अल्सैस में जो लोग हैं उन सभी लोगों का यही हाल है, क्योंकि वो लोगों ने हमेशा क्या किया है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में सीख लेंगे, अरे कल पढ़ेंगे, अरे कहाँ भागे जा रही है ये ग्रामर, आज नहीं की तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। एक्चुअली में सभी के सभी लोगों ने आज नहीं कल ये काम करेंगे, कल पढ़ेंगे के चक्कर में वो कल ही खत्म हो गया, अब वो कल कभी आएगा ही नहीं। और यही बात इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में हमारे मॉन्जो हमें समझाते हैं, और क्या कहते हैं, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। मतलब तुम फ्रेंच कहते हो अपने आप को, तुम किस बात के फ्रेंच हो जब तुम्हें ढंग से फ्रेंच ना तो बोलनी आती है, ना लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है, तो तुम कैसे फ्रेंचमैन हो? और सिंस तुम्हें अपनी खुद की ही भाषा की इज्जत नहीं है, कद्र नहीं है, तो कोई और तो क्यों ही कद्र करेगा? यानी अगर तुमने खुद ने फ्रेंच होके तुम फ्रेंच लैंग्वेज की कद्र नहीं कर रहे, तो जर्मनी तो जिसने कंट्रोल काबू पा लिया है तुम्हारे देश पर, वो तो फ्रेंच लैंग्वेज की कद्र क्यों ही करेगा, वो तो सबसे पहले उसका सफाया करेगा। तो इसीलिए
दूसरी भाषाएं सीखनी है, बिल्कुल सीखिए, रिस्पेक्ट देना है, बिल्कुल सीखिए, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है बेटा जो हमेशा सम्मानीय रहती है। लेकिन दूसरी भाषाएं सीखने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी खुद की लैंग्वेज से कॉम्प्रोमाइज कर लें, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यही बात यहाँ पर मॉन्जो हमेल भी समझाना चाहते हैं। और क्या कहते हैं कि जब सीखने का समय था ना तुम लोगों के पास, कि जब तुम फ्रेंच सीख सकते थे, उस टाइम में मालूम है कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फ्रेंच सिखाने की बजाय दूसरे कामों में लगा दिया। वो तुम्हें फील्ड्स में भेज दिया करते थे, फार्म्स में भेज दिया करते थे, मिल्स में भेज दिया करते थे, ताकि तुम और काम करके और पैसे कमा सको, ज्यादा पैसे कमा सको, क्योंकि तुम ज्यादा पैसे कमाओगे वो उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए तुम्हें लैंग्वेज सीखने नहीं दी, तुम्हें और कामों में उलझाए रखा। और मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मॉन्जो हमेल की एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी हमें यहाँ पर समझ में आती है कि वो यहाँ पर बाकी लोगों को बस ब्लेम नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट ही वाज आल्सो टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक जिम्मेदारी भी ले रहे थे कि टीचर होने के नाते मेरी भी गलती रही है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें बहुत बार ऐसे टाइम पर छुट्टियां दे दी जब मुझे तुम्हें फ्रेंच पढ़ानी चाहिए थी। मैंने भी तो कई बार तुम्हें मेरे ये जो रोज प्लांट्स हैं उनमें पानी देने को भेज दिया था। देखिए, आई सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग। और जब भी मुझे कभी कभी फिशिंग के लिए जाना होता था, तब भी तो मैं तुम्हें भेज दिया करता था ना कि चलो आज तुम्हारी छुट्टी है। सो आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ देखिए, हाउ दे हैड वेस्टेड देयर टाइम। अगेन ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इट इज द रियलाइजेशन ऑफ, ये किसका रियलाइजेशन है? मॉन्जो हमेल का। पिछला वाला रियलाइजेशन किसका था? सडन रियलाइजेशन, वो था फ्रांस का, है ना। तो ये इन लोगों को एहसास हो रहा है कि देखो यार, तब हम पढ़ सकते थे, हमारे पास मौका था, लेकिन क्या हमने हमारी पढ़ाई, हमारा जो काम था उसे समय पर पूरा करा? नहीं किया। यहाँ आपको भी ये सीखने वाली बात है बेटा कि जब मौका होता है किसी काम को करने का, वो काम तब कर लेना चाहिए। बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, वो बाद में कभी नहीं आता। नेवर वेस्ट टाइम, ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम। वेस्ट अगर करेंगे टाइम, तो वो आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जो लोग टाइम बर्बाद करते हैं, टाइम कहीं ना कहीं उन्हें बर्बाद कर देता है। ठीक है, सो नेवर 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 वेस्ट टाइम। ठीक, अब आगे क्या होता है? फिर मॉन्जो हमेल अभी भी समझा ही रहे हैं कि फिर एक चीज से दूसरी, दूसरी चीज से तीसरी, ऐसे होते होते हमने फ्रेंच सीखी ही नहीं, और आज वो दिन आ गया है जब हमारे पास फ्रेंच सीखने का मौका ही नहीं रहा। ठीक है, और मॉन्जो हमेल went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. Guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. इसका मतलब ये है बेटा, this is the most important paragraph in this chapter, क्योंकि ये बता रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज, कि जब तक हमें हमारी लैंग्वेज आती है, कोई भी इंसान हमें बंदी नहीं बना सकता। अब यहाँ बंदी बनाने का मतलब नहीं है कि एक्चुअल में कोई जेल है वहां पर पटक देना, वो नहीं। यहाँ पर बंदी बना लेने का मतलब है कि दिमागी तौर से कंट्रोल कर लेना। जर्मन लोग जो हैं, फ्रांस पे क्यों कब्जा कर पाए? कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि फ्रेंच लोगों ने अपनी खुद की भाषा की, अपने खुद की कल्चर की उतनी रिस्पेक्ट नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। और रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि आप उतनी ही अच्छे तरीके से और स्ट्रांगली उस चीज को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, किसी चीज को रिस्पेक्ट करने का क्या मतलब है? रिस्पेक्ट कोई चीज थोड़ी है भाई, खाना बनाने जैसी चीज थोड़ी है कि हमने ये सब्जी काटी फिर छौंकी खाना बन गया। रिस्पेक्ट बेसिकली होता है एक ऐसा एक्शन कि भाई आप उस चीज को, जिसके प्रति रिस्पेक्ट है, उस चीज को प्रोटेक्ट करके रखो। दैट इज द रिस्पेक्ट, राइट। और शायद वही प्रोटेक्शन नहीं दे पाए फ्रेंच, इसीलिए आज उनके ऊपर प्रशिया का कब्जा है, कंट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दिस सेंटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस इन दिस चैप्टर, क्योंकि ये सेंटेंस क्या दिखाता है? मॉन्जो हमेल का लव, रिस्पेक्ट, ट्रिब्यूट टू द नेशन, टू द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, ये सारी चीजें से पता चलती हैं। तो हमारे सामने दो चीजें आ गई हैं। क्या दो चीजें आ गई हैं? एक तो ये कि ड्रेसअप क्यों अच्छे से होकर आए थे, एक तो वो तरीका था रिस्पेक्ट देने का कि बहुत अच्छे से फाइन संडे ड्रेस पहनकर आए थे, और एक ये तरीका है रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट देने का कि वो फ्रेंच लैंग्वेज की जिस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से उसके बारे में गुणगान कर रहे हैं, और ये सिखा रहे हैं कि लैंग्वेज कितनी ज्यादा जरूरी है। ये तरीका है मॉन्जो हमेल का अपना प्यार जताने का अपने भाषा के प्रति, अपने नेशन के प्रति। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अपना लेक्चर शुरू किया, मतलब मॉन्जो हमेल ने जो ग्रामर है वो पढ़ानी शुरू की। जब वो पढ़ानी शुरू करी तो देखिए यहाँ पर फ्रांस को क्या एहसास होता है
He was amazed to see how well I understood it. ये पूरा पैराग्राफ में आपको क्या समझ में आएगा? एक स्टूडेंट टीचर का टीम वर्क। देखिए, मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, लेकिन अगर आप नहीं ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आना। या मैं अगर बिल्कुल भी एक खाना पूर्ति से एक फॉर्मेलिटी सी कर दूं चैप्टर पढ़ाने की, लेकिन आप बहुत अटेंटिव है, तो क्या फर्क पड़ेगा? आप चाहे कितना भी अटेंटिव हो जाओ, लेकिन अगर मैं ढंग से पढ़ा नहीं रही हूँ और सही नहीं पढ़ा रही हूँ तो भी कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट और टीचर का एक टीम वर्क होना चाहिए, जहां पर मैं पूरा डिवोशन के साथ पढ़ा रही हूँ और आप पूरा अटेंटिव होके पढ़ रहे हैं। जब ये टीम वर्क होता है ना बेटा, तो लर्निंग टीचिंग बेस्ट लेवल की होती है। और आज का ये जो लास्ट लेसन था ना, उस लास्ट लेसन में यही हुआ। जिस डिवोशन से मॉन्जो हमेल पढ़ा रहे थे, वैसा डिवोशन आज तक कभी भी फ्रांस को पहले देखने को नहीं मिला था। और जिस अटेंशन से, जितना अटेंटिव होकर हमारा फ्रांस इस लेक्चर को सीख रहा था, पढ़ रहा था, आज से पहले वो इतना अटेंटिव नहीं हुआ था। और सिंस ही वाज दैट अटेंटिव, उसके लिए पूरा लेक्चर बहुत ही ज्यादा इजी था। तो ये क्या कहता है? इट वाज सो इजी, सो इजी। वाई दिस रेपिटेशन? ये एक लेवल बता रहा है कि किस हद तक वो लेक्चर मेरे लिए आसान हो गया था। आज तक मैं पार्टिसिपल्स का कुछ भी नहीं समझ पाया था, लेकिन अब देखो वो मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे बाएं हाथ का खेल हो। इट वाज दैट इजी। तो ये होता है एक टीम वर्क, और आज वही एक डिवोशन था। एक तरीके से पूरी की पूरी तरीके से टीचर और क्लास फुल ऑन पार्टिसिपेट कर रहे थे सिखाने और सीखने के लिए, राइट? अब सब लोग एकदम अटेंटिव होकर पढ़ रहे हैं और अपसेट भी हैं, तो सब लोग बहुत खामोश हैं और सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है पूरी क्लास में, और वो है स्ट्रेचिंग ऑफ द पेंसिल। मतलब पेंसिल के घिसने की जो आवाज होती है, बस वही आवाज आ रही है। इसके अलावा कुछ और आवाजें जो हैं वो फ्रांस को आती हैं। वो आवाज किसकी होती है? एक तो आती है कबूतरों की आवाज, और दूसरी आती है एक बीटल की आवाज, गुनगुनाता हुआ आ गया। तो जब बीटल की और ये पिजन की आवाज जो होता है ना, गुटर गुटर, ये आवाज जब आई, तो इसके मन में क्या आती है? फ्रांस के मन में ये क्या कहता है? Will they make them sing in German? Even the pigeons? भाई ये जो जर्मन लोग आ गए हैं, वो हमें तो अब फ्रेंच बंद करवा के और जर्मन भाषा सिखाएंगे, और हमें शायद बोलनी भी पड़ेगी कि भाई जर्मन ही बोलनी है। लेकिन ये जो कबूतर हैं जो गुटर 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 कर रहे हैं, ये गुटर गुटर अब क्या जर्मन भाषा में करेंगे क्या? ये भी पॉसिबल है। ये जो सेंटेंस है, ये एक बहुत ही शानदार बात कही है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हुकूमत कर सकती है, लेकिन नेचर पे इंसान का कोई काबू नहीं, कोई बस नहीं है। सो वन कैन सप्रेस, कंट्रोल द अदर पर्सन, बट नॉट द नेचर। दे कैन नॉट कंट्रोल द नेचर। तो भले यहाँ पर जर्मनी आ जाए या कोई और देश आ जाए, नेचर यहाँ का जो है, जो पिजन्स हैं, जो जानवर हैं, पंछी हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन नेचर बताया कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन पर किस तरीके से हावी हो जाता है, लेकिन नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता, उस पर हावी नहीं हो सकता। अब फ्रांस जो है बीच बीच में सर उठाकर देख रहा था कि मॉन्जो हमेल इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो मॉन्जो हमेल क्या कर रहे थे? वो इस पूरे क्लासरूम को इस तरीके से देख रहे थे जैसे हर एक इंच, हर एक कॉर्नर इस क्लासरूम का याद कर रहे हूँ। हर चीज को वो अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा लेना चाहते थे, एवरी कॉर्नर ऑफ दिस रूम। क्यों? क्योंकि ये आखिरी टाइम है जब वो इस क्लासरूम को देख रहे हैं। तो चाहे एक एक कोना इस क्लासरूम का हो, बेंचेस हो, लोग हो, बोर्ड हो, हर चीज को इस हिसाब से देख रहे थे कि अब दोबारा ये मुझे देखने को नहीं मिलेगा, और मैं इन सब चीजों को अपनी आंखों में एकदम सेटल करके जाना चाहता हूँ। ये जो नजारा है, ये मौका, ये मोमेंट मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं इस चीज को, इस मोमेंट को कभी भी भूलूं। और इसी उम्मीद में मॉन्जो हमेल इस पूरे क्लासरूम को देख रहे थे, और ये एक्सप्रेशन इतना स्ट्रांगली मॉन्जो हमेल के चेहरे पे आ रहा था कि हमारा फ्रांस पूरी तरीके से समझ रहा था। अब इतना स्ट्रांग कनेक्शन क्यों हो गया था यहाँ पर मॉन्जो हमेल का? एक तो 40 इयर्स हो गए थे उन्हें यहाँ काम करते हुए, एंड 40 इयर्स यानी 4 दशक, 4 डिकेड्स कोई छोटा टाइम नहीं होता है। दूसरा, जो गार्डन है, वो जो जगह है, पूरा जो स्कूल है उसके बाहर जो गार्डन है, वो पूरा गार्डन हमारे मॉन्जो हमेल ने ही डेवलप किया था। जब हम कहीं कोई पौधा लगाते हैं या हम कहीं पर कोई भी काम करते हैं ना, वो जैसे कोई रूम भी अगर डेकोरेट करेंगे, तो हमारा उस जगह के साथ एक अलग तरीके का कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, वो सिर्फ काम नहीं होता है, फिर वो ये होता है मैंने अपने हाथों से ये जगह सजाई है, ये जो खेत है ना मैंने अपने हाथों से सींचा है, ये जो पौधा है ना वो मैंने अपने हाथों से यहाँ उगाया है। वो कनेक्शन एक होता है। पिछले 40 सालों से मॉन्जो हमेल का यही कनेक्शन इस जगह से बन गया था, और एक दिन के अंदर अंदर इस जगह को छोड़कर जाना था उन्हें।
तो ये सहन करना आसान नहीं होता। ये इतनी स्ट्रॉन्ग एक इंफॉर्मेशन है जो मॉन्जो हमेल से एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं था। जहां मॉन्जो हमेल यहाँ पर लेक्चर ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो सिस्टर है वो घर पे सारा सामान पैक कर रही थी, ट्रंक्स में डाल रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही, द वेरी नेक्स्ट डे ही हैड टू लीव द कंट्री। मॉन्जो हमेल को अपनी फैमिली के साथ उस जगह को छोड़कर जाना था अगले ही दिन। तो सोचो ये उनके ऊपर कितनी भारी एक बात होगी, कितनी हैवी इंफॉर्मेशन होगी मॉन्जो हमेल के लिए, कि जिस जगह उन्होंने 40 इयर्स बिताए हैं, जिस जगह के साथ इतना स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन रहा है, और कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा, वहां से इस तरीके से कनेक्शन टूट गया। और ये कनेक्शन टूटना आसानी से सहन नहीं हो सकता है। अब आगे क्या होता है, मॉन्जो हमेल जब ये सब कर रहे थे, लेक्चर जब ले रहे थे, तो देखिए यहाँ पर एक गलती और बच्चे करते हैं। क्या गलती करते हैं, वो हमेशा लिखते हैं ओल्ड विलेजर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां सिर्फ ओल्ड विलेजर्स थे, नहीं, विलेजर्स बैठे हुए थे क्लास के अंदर। उसमें बड़े लोग भी थे, जैसे ओल्ड हाउसर था, फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर मेयर, ओल्ड लोग भी थे, यंगर लोग भी थे, बच्चे भी थे। हमें कैसे पता चलता है बच्चे थे, क्योंकि मॉन्जो हमेल जब लेक्चर ले रहे थे, तो देखो रिपीट करने में, देखो बाबे बीबू, ये कौन है, ये छोटे बच्चे जो बोलते हैं ना बाबा बेबी, वो बच्चों की आवाज है ये। तो हर उम्र का इंसान वहां बैठा हुआ था भाई। तो हमेशा स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, ओल्ड विलेजर्स। नो, सिर्फ ओल्ड विलेजर्स नहीं थे, ओल्ड भी थे, यंग भी थे, यंगर भी थे, ठीक है। अब फ्रांस जो है यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बात कहता है। क्या कहता है, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन, कि देखो वो लास्ट लेसन मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है, कितनी बढ़िया तरीके से मुझे वो लेसन याद है, एक एक बात उस लेसन की मुझे याद है। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक लौता लेसन ही इसने अटेंड किया होगा फ्रांस ने, नहीं ना, हमेशा वो तो लेक्चर अटेंड ही करता आया है। लेकिन ये लेक्चर जो है, जो कि लास्ट लेसन था, वो कितना शानदार तरीके से उसे याद है कि उसे एक पल पल की बात तक याद है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट लेसन सिर्फ एक लेसन नहीं था, वो अपने आप में एक मेमोरी है, अपने आप में वो एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, कि मैंने अपनी आंखों से फ्रेंच के साथ अपना रिश्ता टूटते हुए महसूस किया। क्योंकि वो लास्ट लेसन जो था ना, वो लास्ट डे था जब मैं फ्रेंच को सीख सकता था, पढ़ सकता था। और मॉन्जो हमेल भी इसी तरीके से पढ़ा रहे थे कि इस एक लेक्चर में मैं जितना हो सके सब कुछ सिखा देना चाहता हूँ, इतनी शिद्दत से पढ़ा रहे थे। तो ये जो शिद्दत थी ना, वो स्टूडेंट्स में भी थी, मॉन्जो हमेल में भी थी। इसीलिए वो लेक्चर इतना खास और इतना जरूरी हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, कि फ्रांस को अभी तक याद है, ठीक है। यानी जो खास चीजें होती हैं, आप अपनी लाइफ टाइम उसे कभी नहीं भूलते। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। क्या पैराग्राफ है, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी घड़ी में 12 बज गए हैं। एंड इन दैट सेम मोमेंट, जिस समय 12 बजे, उसी समय क्या होता है, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी ट्रम्पेट्स बजते हैं, दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यानी घड़ी में 12 बज रहे हैं, और 12 बजते ही प्रशियन जो ट्रम्पेट्स हैं वो भी बजते हैं। तो प्रशियन ट्रम्पेट्स अगर बज रहे हैं, तो जो म्यूजिक का कॉम्पोजिशन होगा वो भी तो प्रशियन ही होगा, ठीक है। फ्रेंच म्यूजिक तो नहीं होगा ना भाई। हर जगह का, हर देश का अपने एक म्यूजिक होता है ना, पहचान होती है, वैसे ही प्रशिया का म्यूजिक बज रहा होगा। तो ये चीज किस चीज को सिंबलाइज करती है, कि भाई घड़ी में 12 बज गए, यानी क्लास ओवर हो गई। वो सिर्फ लेक्चर ओवर नहीं हुआ है, द लेक्चर इज नॉट ओवर फॉर द डे, रादर फॉर एवर, कि भाई सिर्फ आज के लिए लेक्चर ओवर नहीं हुआ है, ये एंड है एक एरा का, ये एंड है फ्रेंच लैंग्वेज का। तो ये जो 12 बज जाना है, वो ये दिखा रहा है कि ये सिर्फ लेक्चर आज के लिए खत्म नहीं हुआ है, ये हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि अगले दिन से तो जर्मन लैंग्वेज सीखी जाएगी। और ट्रम्पेट्स बजने का मतलब है, वो क्या सिंबलाइज करता है, द कंट्रोल ऑफ प्रशियंस ओवर फ्रेंच पीपल, ओवर फ्रांस, ठीक है। ये सजेस्ट करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बेटा। इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ, इसलिए सिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब एकदम आखिर में क्या होता है, मॉन्जो हमेल इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और क्या कहते हैं, माई फ्रेंड्स, आई जब भी हमें रोना आता है ना, तो हमारा गला भर आता है, और हम ना अपनी बात को क्लियरली बोल नहीं पाते हैं। यहाँ पर मॉन्जो हमेल के साथ यही हो रहा है, बोल नहीं पाते, और आए बोलते बोलते एकदम गला चोक हो जाता है, गला भर आता है। और सिंस वो बोल नहीं पाते, तो क्या करते हैं, अपनी जगह से उठते हैं, एक चौक लेते हैं, और ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं, विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस अमर रहे। ये एक और झलक हमें यहाँ देखने को मिलती है कि मॉन्जो हमेल अपने देश, अपनी भाषा को लेकर कितना ज्यादा एक पेट्रियोटिक
भावना यहाँ पर नजर आती है हमें मॉन्जो हमेल की। ये भी क्वेश्चन आता है कि आप कैसे कह सकते हैं दैट ही वाज सो पेट्रियोटिक। तो ये देखिए विव ला फ्रांस लिख देते हैं और क्या कहते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि अब आप जा सकते हैं। तो ऑल्दो आखिरी लेक्चर था, आखिरी लेसन था, लेकिन वो आखिरी लेसन को फॉर्मेलिटी की तरह ना लेके एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमारे मॉन्जो हमेल ने लिया और इस तरीके से उसे सिखाया, इस तरीके से उसे समझाया कि हमेशा के लिए वो सारे स्टूडेंट्स या जितने भी लोग क्लासरूम में बैठे हुए थे उनके जहन में वो बैठ जाए। और यही इंटेंशन एक टीचर का होना चाहिए कि एक चैप्टर को सिर्फ खाना पूर्ति या फॉर्मेलिटी के लिए ना पढ़ा के इस तरीके से पढ़ाए कि स्टूडेंट्स के दिमाग में वो चीज बैठ जाए, और स्टूडेंट्स को भी इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि अरे बस खत्म करो चैप्टर, नहीं, ये तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरीके से कि उस चैप्टर का एसेंस उन्हें पता चले, ताकि वो हमेशा चैप्टर, वो सीख, वो मैसेज उन बच्चों के साथ रहे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था ये चैप्टर बेटा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटैगनिस्ट फर्स्ट, यानी हमारा फ्रांस। यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रांस का जो एक एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड कैसा था, इनिशियली तो बहुत ही केयरलेस था और इनडिफरेंट था। केयरलेस क्यों, अरे स्कूल नहीं जाना, मुझे तो बाहर घूमना है, बर्ड्स को देखना है, किस तरीके से कितनी प्यारी लग रही है ये। नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एक एस्पेक्ट है। क्यों नेचर का एस्पेक्ट क्यों है, शुरुआत में वो बर्ड्स को देखता है और आगे चल के भी वो पिजन्स और बीटल्स को कनेक्ट करता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान पे काबू पा सकता है लेकिन नेचर पे काबू नहीं पा सकता। कि जर्मन लोग जो हैं फ्रांस के ऊपर काबू, फ्रांस के लोगों पर काबू पा सकते हैं, फ्रांस के जानवरों पे, पंछी पे या वहां के नेचर पे नहीं। ठीक है, उसके अलावा वो बहुत ही फेयरफुल और इमेच्योर था शुरू में। भाई डर क्यों लग रहा था, स्कूल जाते हुए डर लग रहा था ना कि अरे मौजो हमें बहुत डांटेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, तो ये एक उसकी इमेच्योरिटी भी दिखाती है और एक होता ना घबराने वाला दिल कि पता नहीं आज तो क्या होगा, शुरुआत में वैसा ही था। नेक्स्ट इज ही वाज वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल। सेंसिटिव और इमोशनल क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, रिमोर्स यानी बहुत ही रिग्रेट और पछतावा उसे हो रहा था, क्यों मैंने ये लैंग्वेज पहले नहीं सीखी, why didn't I learn, why didn't I understand this language, क्योंकि अब तो ये बैन हो गई है और अब तो मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। तो उसके अंदर एक पछतावे की भावना आ गई थी और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब इंसान इमोशनल हो, सेंसिटिव हो। ठीक है, इसके बाद ही वॉज पेट्रियोटिक एंड अवेकन्ड। पेट्रियोटिक क्यों, जिस तरीके से फ्रांस इस वक्त फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को फील कर पा रहा था। देखिए, डेवलप्स अ सडन स्ट्रॉन्ग लव फॉर हिज मदर टंग एंड कंट्री। मतलब पहली बार वो क्या एक्नॉलेज करता है कि भाषा जो होती है वो हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ी होती है, कि अगर एक इंसान की भाषा उससे दूर जा रही है तो उसकी आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं खो रही है। क्यों, क्योंकि हमारा पूरा इतिहास जो है, लाइक हु आर वी, हम हैं कौन, सिर्फ हमारी फैमिली तक ही हम सीमित नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक भारतीय हूं और भारत का इतिहास ही अगर मुझे नहीं पता होगा तो फिर मैं कौन हूं, क्या हूं। तो ये माना भी जाता है, कहा भी जाता है कि अगर किसी इंसान की पहचान खत्म करनी है, उसकी भाषा खत्म कर दीजिए। और इसी बात का एहसास यहाँ हमारे फ्रांस को भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ होता है फ्रांस का एक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक बेहतरीन बदलाव जहां पर आप समझदार बनते हैं। देखिए, बदलाव तो ये भी होता है कि कोई रूम बहुत अच्छा है फिर आप उसको फैला दो पूरा, तो वो भी अच्छा रूम, और बुरा रूम, फैला हुआ रूम, वो भी तो चेंज ही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक बेहतर बदलाव। ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, बेहतर बदलाव। तो यहाँ पर फ्रांस में क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बेसिकली फ्रांस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि उसमें एक काइंड ऑफ मेच्योरिटी आई, उसमें ये समझ आई कल पढ़ लेंगे, अरे ठीक है ना बहुत टाइम है। जहां फ्रांस सिर्फ ये सोचता रहता था, आज वो समय नहीं है। इनफैक्ट द फोर्स्ड लॉस ऑफ फ्रेंच मेक्स हिम ग्रो, अप्रिशिएट मॉन्जो हमेल्स डेडिकेशन। मतलब हम हमेशा, जो टीचर हमें बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ाना चाहता है, बहुत ज्यादा डिवोटेड रहता है, उसके लिए हमेशा अरे यार वो टीचर वो बहुत स्ट्रिक्ट है यार, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन है, यूजुअली ऐसे टीचर से दूर भागते हैं। हमें ये बहुत बाद में समझ में आती है कि ऐसे ही टीचर्स एक्चुअली हमारा भला चाहते हैं, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं। कोई टीचर आकर आपको अगर कहेगा कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा एंजॉय कर ले, ये बात हमको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन क्या ये सही है, अप्रोप्रिएट है? जब एंजॉय करने का टाइम होता है, छुट्टियां होती हैं, ऑफ कोर्स सब करना चाहिए, लेकिन जब पढ़ने का समय होता है तब पढ़ना ही चाहिए। उस टाइम पे टाइम वेस्ट करना नोबडी कैन अफोर्ड। ठीक है, तो मॉन्जो हमें क्यों इतने स्ट्रिक्ट थे, क्यों हमेशा स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन करने के लिए कोशिश करते रहते थे, वो हमारे फ्रांस को अच्छे से समझ में आ रहा है, इसीलिए ये एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है फ्रांस का। ठीक है, अब हमारे प्रोटैगनिस्ट 2 यानी मॉन्जो हमेल का कैरेक्टराइजेशन।
मॉन्जो हमेल एक बहुत ही डिवोटेड और पैशनेट टीचर थे, यानी अपनी भाषा के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। 40 साल उन्होंने इस लैंग्वेज को दी है, इस जगह को दी है, इन लोगों को दिया है। लोगों ने बस उनकी कदर नहीं की इतने सालों में। हाँ, 40 इयर्स के बाद अब जब ये लैंग्वेज खत्म कर रहे हैं, जर्मन पढ़ाई जाएगी, तब इन लोगों को, इन विलेजर्स को एहसास हो रहा है कि ये तो आखिरी मौका है, तो हमको आज तो एटलीस्ट जाकर पढ़ना चाहिए मॉन्जो हमेल से। सो दैट्स हाउ दीज विलेजर्स दे पेड ट्रिब्यूट टू द लैंग्वेज, नेशन एंड स्पेशली मॉन्जो हमेल। लेकिन मॉन्जो हमेल ने 40 सालों तक लगातार ये अपनी सर्विस दी है। उसके बाद स्ट्रिक्ट येट काइंड, वो स्ट्रिक्ट थे, बच्चों में डिसिप्लिन क्रिएट करते थे, लेकिन उसके बाद भी ही वाज वेरी काइंड। आखिरी दिन जिस तरीके से वो हर सिचुएशन को समझ रहे थे, जो पोलाइटनेस उनके अंदर थी सबको लेकर, उससे हमें ये भी समझ में आता है दैट ही हैज अ काइंड हार्ट। इसके अलावा ही वाज वेरी हम्बल। हाउ कैन वी से दैट ही वाज हम्बल? बिकॉज ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज स्टूडेंट्स पुअर लर्निंग। मतलब उन्होंने सिर्फ दूसरों को ब्लेम नहीं किया कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं पढ़ने दिया, तुम जब देखो खेलते रहते थे। उन्होंने खुद भी जिम्मेदारी ली कि मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूं, कि मैं भी तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था, दूसरे कामों में लगा देता था। सो आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि तुम लोग नहीं पढ़ पाए। इसके अलावा ही वॉज वेरी इमोशनल एंड रिग्रेटफुल। क्यों? क्योंकि लास्ट लेसन में जिस तरीके का उन्हें जो फील कर रहे थे, वो जिस तरीके से हर कमरे के हर कॉर्नर को वो देख रहे थे, उन्हें एहसास हो रहा था कि मैं क्या खो रहा हूं। तो उनका जो कनेक्शन टूट रहा था, वो उस कनेक्शन को फील कर रहे थे। तो ये हमें दिखाता है दैट हाउ इमोशनल ही वॉज। इसके अलावा पेट्रियोटिक, पेट्रियोटिक तो मैंने आपको अभी अभी बताया है। जैसे यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को वो जितना रिस्पेक्ट दे रहे थे, जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में ड्रेसअप होकर आए थे, और आखिर में उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये सारी चीजें दिखाते हैं कि उनके अंदर पेट्रियोटिज्म है और कूट कूट के भरा हुआ है, राइट। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो विव ला फ्रांस है बेटा, ये फ्रेज अच्छे से बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आंसर शीट्स में क्या होता है, आप बिल्कुल लॉन्ग लिव फ्रांस भी लिखेंगे, वो बिल्कुल सही ही है, बट स्टिल अगर विव ला फ्रांस आपने लिखा ना, तो आपके मार्क्स डिडक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, कोई कोना ही नहीं बचेगा। तो उसे याद रखिए। वैसे भी हम टेक्स्ट का, यानी चैप्टर हो या पोम्स हो, उनमें से जब एज इट इज टेक्स्ट उठाते हैं ना, तो उसके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज सिंबलिक, यानी मॉन्जो हमेल किस चीज का सिंबल है? बेसिकली ही रिप्रेजेंट्स द ओल्ड सिस्टम। किस तरीके का ओल्ड सिस्टम? देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कल्चरल आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑप्रेशन। यानी मॉन्जो हमेल में एक अवेयरनेस है। वो जानते हैं कि हम अगर अपनी लैंग्वेज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आगे चल के हमें हमारी आइडेंटिटी से भी, हमारे कल्चर से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड सिंस ही इज अ लर्नड पर्सन, ही इज अ सिंबल ऑफ दिस अवेयरनेस, कि इनको पता है कि हम लैंग्वेज से कॉम्प्रोमाइज करने पर हमें क्या क्या हो सकता है, और इसका आगे चल के क्या रिजल्ट होगा कि आगे चल के ऑपरेशन झेलना पड़ेगा, ठीक है। सो ही इज द सिंबल ऑफ दैट ओल्ड सिस्टम। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा हमारी थीम्स पे, लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लॉस एंड रिग्रेट, कि जिस भाषा को हमेशा इन्होंने कहा कि कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे, वो सीख ही नहीं पाए, इस चीज का कितना रिग्रेट है इन लोगों को। पेट्रियोटिज्म की भावना भी है मॉन्जो हमेल में, और फ्रांस के अंदर ये पेट्रियोटिज्म की भावना आई, वो भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। वैल्यू ऑफ एजुकेशन की सही टाइम पे पढ़ना कितना जरूरी है, एंड ऑपरेशन एंड कलोनियलिज्म। ऑपरेशन और कलोनियलिज्म का क्या मतलब है? कलोनियलिज्म का मतलब तो यही होता है कि कोई दूसरी कंट्री, जैसे जर्मनी अगर फ्रांस के ऊपर कब्जा कर रही है, तो जर्मन कॉलोनीज बसा रही है फिर वो, ठीक है, जर्मनी का ही कब्जा है, तो दैट इज कलोनियलिज्म, जर्मनी का रूल फ्रांस पे होना। ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन का मतलब बेसिकली होता है सामने वाले के थॉट्स, आइडियाज को ही दबा देना। यहाँ पर लैंग्वेज खत्म कर दी, तो कहीं ना कहीं लोगों को मेंटली सप्रेस कर दिया। अगेन वही बात है कि आप जो बात कहना चाहते हो ना, वो बात कह ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी भाषा खत्म कर दी है, राइट। तो ये है बेटा पूरा सारी की सारी थीम्स इस चैप्टर की। मैंने आपको बोला था नेचर भी इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम्स, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया था नेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम्स। कैसे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड देन कम्स द मैसेज। मैसेज क्या है इस चैप्टर का? मैसेज ये है, अपनी लैंग्वेज से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है। द मेन मैसेज इज प्रोफाउंड कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज, आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। भाषा अपने आप में अकेली नहीं होती, भाषा होती है हमारी पहचान और हमारी आजादी। अगर हमारी भाषा खत्म है, हमारी पहचान खत्म है, कल्चर खत्म है, और पहचान और कल्चर अगर खत्म है, तो हमारी आजादी भी खत्म है, राइट। सो दिस इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इन दिस चैप्टर, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है
Why were the villagers seated on the back benches? अब यहाँ पर villagers ही लिखा हुआ है, देखो old villagers नहीं लिखा हुआ है। रिपीटेडली ये बात बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होकर लिख देते हैं ओल्ड विलेजर्स। तो क्यों थे विलेजर्स क्लासरूम में मौजूद, क्यों थे बैक बेंचेस पे, क्यों बैठे हुए थे? टू पे ट्रिब्यूट टू दिस टीचर, टू दिस प्रोफेसर हु हैज स्पेंट हिज 40 इयर्स, ठीक है, 40 साल जिस व्यक्ति ने स्पेंड करे हैं इन विलेजर्स के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, उन्हें फ्रेंच सिखाने के लिए। सो इट वाज एज अ ट्रिब्यूट टू द टीचर हु हैड पुट इन 40 years of sincere service. It was also their way of expressing regret for not learning their mother tongue. अब देखो बेटा, अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है तब तो इतना सफिशिएंट है। अगर ये लेंदी आता है, जैसे 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन अगर ये आता है, उसके अंदर फिर आपको कैसे आंसर करना है इसको, फालतू के वर्ड्स कुछ नहीं लिखने कि हाउएवर, देयरफॉर लिख दो और आंसर लेंदी हो जाएगा। नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। एक्सप्लेन द सिचुएशन। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एल्डर्स कौन बैठे हुए थे उनको बता दो कि फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर मेयर, ये सब लोग थे, ओल्ड हॉसर, ये सब लोग बैठे हुए थे ना, ये सब लिख दो। अननेसेसरी बात, अननेसेसरी वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती खींचतान करके आंसर क्यों बढ़ाना है? आपके पास इंफॉर्मेशन है और वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डालो अपने आंसर्स में। आंसर्स लिखना सीखिए। यहाँ पर सिर्फ अगर आंसर्स यहाँ लिखेंगे ना तो आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में काम नहीं आएगा, आपको आगे अपने हर फील्ड में वो काम आएगा। वो बातें सीखने को आपको मिलेंगी कि भाई जो बात जहां बोलनी है उतनी ही बोलें, ठीक है। तो ये आपको ये चीज, ये हैबिट डेवलप करने में हेल्प करता है आंसर राइटिंग, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी फिर हेल्प होती है लैंग्वेज पे, क्योंकि कमांड आ जाती है, ये समझ में आता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, राइट। इसके अलावा जो आगे इन्होंने लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन, देखिए शॉर्ट आंसर जब होता है ना, वो होता है क्रिस्प, एकदम टू द पॉइंट बात होती है, और उस इंफॉर्मेशन को जितने कम शब्दों में कहो। जैसे ये आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, सेम क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में आ जाए तो आपको क्या करना होता है, ये सेम इंफॉर्मेशन के रीजंस आपको बताने होते हैं, उसको और एक्सप्लेन करना होता है। कोई फालतू के, फिर से बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, देयरफॉर, हाउएवर, ये कुछ लिखकर आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने बोला एल्डर्स, तो कौन कौन एल्डर्स थे ये इंफॉर्मेशन और दे दो। क्यों 40 सालों तक इन्होंने, इतना समय था, क्यों इन गांव वालों ने अपने बच्चों को अपनी मदर टंग क्यों नहीं सीखी, उसका रीजन बताओ। क्योंकि जब समय था तब अपने बच्चों को कभी फार्म्स पे भेज दिया करते थे, कभी मिल्स में भेज दिया करते थे, ताकि वहां काम करके वो और पैसे कमा सके। यू हैव द रीजन फॉर दीज सेंटेंसेस, ठीक है ना। ट्रिक ये है बेटा, शॉर्ट आंसर ज्यादा अच्छे से समझो। जब शॉर्ट आंसर अच्छे से समझ लोगे ना, जितने भी पॉइंट्स या जितने भी सेंटेंसेस, जितनी भी बातें आपने उस शॉर्ट आंसर में लिखी हैं, उन सभी पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन, रीजन लॉन्ग आंसर्स में दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस लिखे हैं ना, अगर सेम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो क्या करना है, ये हर सेंटेंस का रीजन बताना है। क्यों मदर टंग नहीं पढ़ी? क्योंकि उस टाइम पे तो टाइम वेस्ट करते थे कि बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, बच्चों को काम करने भेज देते थे कि ज्यादा पैसे कमा सके, राइट। ये रीजंस आपको बस लिख देने हैं और आपका आंसर वैलिड तरीके से लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट इज, France thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? इसका मतलब क्या है कि भाई जब क्लासरूम के अंदर वो राइटिंग लेक्चर चल रहा था ना, राइटिंग, तो इतने शांत थे सबके सब कि सिर्फ पेंसिल स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी, और तब ये पिजन्स की आवाज आती है, ठीक है। अब जब पिजन्स की आवाज आ रही होती है उस टाइम पे इसके दिमाग में आती है, फ्रांस के दिमाग में, कि क्या इनको भी जर्मन में ही गुटर गुटर अपनी आवाज करनी होगी क्या। तो इसका मतलब ये है, दिस इज जर्मन बेटा, ठीक है। He can impose German language on the people of Alsace and Lorraine, but they cannot impose this language on the birds or animals. They can enslave the people, but no authority to compel the cooing pigeons, which means ये cooing pigeons किसे represent कर रहे हैं? Nature को represent कर रहे हैं, ठीक है। कि इंसानों पे तो काबू पाया जा सकता है, लेकिन आप तो कभी भी नेचर पे काबू नहीं पा सकते। नाउ एक लॉन्ग आंसर में तो ये हम पूरा लिख सकते हैं, बट सेम क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आ जाए तो क्या हम इस पूरे को कैंसिल कर सकते हैं? फर्स्ट पैराग्राफ जो है, क्या हम इसको पूरा का पूरा हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं, बिकॉज इट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ बेटा, कि ये देखो कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पे डालनी है ताकि वो मीनिंगफुल रहे, ठीक है। देखिए, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। यहाँ पे कुछ वैल्यू पॉइंट्स ही मैंने दिए हुए हैं। क्यों दिए हैं ये वैल्यू पॉइंट्स? शॉर्ट आंसर हो तो आप इस तरीके से लिख सकते, सेंटेंसेस में इनको कन्वर्ट कर दीजिए। सेम ही आंसर अगर आपको लॉन्ग लिखना हो तो इन सेम पॉइंट्स को आपको फिर एक्सप्लेन करके पैराग्राफ्स में लिखना है, ठीक है। देखिए क्या है, लोगों को हमेशा क्या लगता है, उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन टाइम कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता, ठीक है। देयर इज नो प्लेंटी टाइम।
उसके अलावा अल्सैस के लोगों के साथ यही मुसीबत थी कि हमेशा वो सोचते थे उनके पास बहुत टाइम है, और ऐसा करते करते उन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया कि अब उनके पास टाइम ही नहीं है अपनी भाषा सीखने का। ठीक है, उसके अलावा पेरेंट्स जो हैं उन्होंने क्या प्रेफर किया कि उनके बच्चे जो हैं फार्म्स में काम करें, मिल्स में काम करें, ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। ठीक है, फ्रांस लुक्ड अपॉर्चुनिटी टू एस्केप स्कूल, मतलब जब मौका मिला तो स्कूल नहीं जाने का मौका मिला तो स्कूल नहीं गया। उसको ये कभी एहसास नहीं था कि एक दिन ऐसा मौका आएगा जब स्कूल जाने को ही नहीं मिलेगा। एक्चुअल में जिन लोगों की लाइफ के अंदर ऐसे मौके आते हैं ना, हम कई बार सोचते हैं यार अच्छा है फ्री हो गए, लेकिन जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती है ना, उन लोगों से पूछिए कि वो इस एजुकेशन के लिए किस कदर तरसते हैं। देन कभी भी सीरियस नहीं था, ही वाज नेवर सीरियस। जब बर्लिन से ऑर्डर्स रिसीव हुए तब ये सडन रियलाइजेशन, ये रिग्रेट सभी लोगों में आ गया, चाहे फ्रांस हो, चाहे विलेजर्स हो, चाहे मौजो हमेली क्यों ना हो। ये एक एहसास इन सब लोगों को हुआ कि अब कोई टाइम नहीं बचा हुआ है। एंड देन एवरीबडी रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज एंड अटेंडेड दैट लेक्चर very attentively. And since everybody participated in that lecture, they participated in that emotion, वो कनेक्शन उन्होंने फील किया, इस कदर फील किया कि फ्रांस को वो लेक्चर हमेशा याद रहा, उस लेक्चर की एक एक बात हमेशा याद रही। मॉन्जो हमेल ने उस लेक्चर को खास बनाने के लिए अच्छे से ड्रेसअप होकर आए थे और इतना डिवोटेडली उस लेक्चर को पढ़ाया। ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि किस कदर ये लास्ट लेक्चर इन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। सारे के सारे विलेजर्स तक उस लेक्चर को अटेंड करने के लिए आ गए, दिखाता है कितना इंपॉर्टेंट था वो लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर, इट वाज द लास्ट लेसन, एंड इट वाज नॉट जस्ट द लास्ट लेसन, इट वाज द लास्ट चांस, एंड दैट्स व्हाई द टाइटल इज एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट। इसीलिए ये जस्टिफाई होता है कि बिल्कुल सही और एक अप्रोप्रिएट टाइटल है ये। ठीक है, next is what does the imagery of the church clock striking 12 and the Prussian trumpets in the story The Last Lesson by Alphonse Daudet suggests? इसका मतलब ये है कि किस तरीके से जब घड़ी में 12 बजते हैं और ट्रम्पेट्स बजते हैं, दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। बेटा मैं साइड में हो जाती हूँ अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप इसका। तो बेसिकली यही कि जब चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं और ट्रम्पेट्स भी जब बजते हैं तो ये क्या सिंबलाइज करता है। 12 बजने का मतलब ये है कि बेसिकली फ्रेंच की ट्रेडिशनल लाइफ कहीं ना कहीं अंत हो रहा है। फ्रेंच की ट्रेडिशनल लाइफ का कहीं ना कहीं फ्रांस के ऊपर किसी दूसरी गवर्नमेंट का अब अधिकार है। तो वो 12 बजना लेक्चर ओवर होने की निशानी है वैसे तो, लेकिन वो सिर्फ लेक्चर ओवर नहीं हो रहा है, वो एक एरा ओवर हो रहा है। और वो एरा किसका है? फ्रेंच लोगों का। ठीक है, प्रशियन ट्रम्पेट्स अगेन एक हुकूमत दिखाता है, क्योंकि प्रशियन ट्रम्पेट्स है ना बेटा, तो कंपोजिशन म्यूजिक प्रशियन ही होगा। तो अगेन एक हुकूमत दिखाता है, एक राज दिखाता है कि किस तरीके से प्रशियन लोगों का अब फ्रेंच लोगों के ऊपर हुकूमत हो चुकी है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मॉन्जो हमेल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब किस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज को जो है ट्रिब्यूट किया गया। बेटा यहाँ अ नहीं आएगा, पे ट्रिब्यूट अ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ किस तरीके से उन्होंने ट्रिब्यूट किया, ये मैं थ्रू आउट चैप्टर बताया है। जिस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज की उन्होंने तारीफ करी, जिस तरीके से उस दिन वो ड्रेसअप होकर आए, जिस तरीके से उन्होंने विव ला फ्रांस लिखा था, ये सारे वो तरीके हैं जिससे ये पता चलता है कि ये पेट्रियोटिक भी हैं और उन्होंने अपनी लैंग्वेज को, नेशन को, अपनी कंट्री को, अपने लोगों को एक ट्रिब्यूट पे किया है। ठीक है, तो इसी से हमको समझ में आता है। ये जो विवला फ्रांस लिखा है इसको प्लीज याद रखिएगा, इसे एज इट इज ही लिखिएगा विद इन कोट्स, तो उससे आपका जो मार्क्स हैं वो एकदम सही स्कोर होंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। बेटा मेरा पूरी कोशिश यही है कि इस चैप्टर की हर एक चीज, हर एक डिटेल आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ताकि इस चैप्टर में से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बने तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो मेरी यही कोशिश है, यही इंटेंशन है, एंड होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, वॉज इट हेल्पफुल, और कहीं पर कोई भी डाउट हो वो कमेंट करके मुझे जरूर पूछिए। मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा, आप जब डाउट पूछते हैं मैं हमेशा उनको आंसर करती हूँ, डाउट को साथ लेकर नहीं चलना है बेटा। ठीक है, तो मेक श्योर यू आस्क योर डाउट्स। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।